हेमेटोलॉजी का एक पोर्शन होता है नॉर्मल रेंज, जिसको आज हम पढ़ेंगे। नॉर्मल रेंज क्या होता है, नॉर्मल रेंज को क्यों देखा जाता है, ये क्या चीज है, उसके बारे में समझो। सबसे पहले कोई भी पैथोलॉजी का टेस्ट हो रहा है मान लो, तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये जो टेस्ट हुआ है इसका परिणाम सही आया है कि गलत आया है। एक सही आया कि गलत आया एक चीज, या इस टेस्ट का परिणाम जो है वो हमारा नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, मतलब बीमारी वाली कंडीशन है कि नहीं है। मतलब मुझे कोई बीमारी हो गई और उसका क्या किया, पैथोलॉजी में टेस्ट करवाया, तो अब ये कैसे जानोगे कि इसमें ये हमारी जो बीमारी थी वो निकली है कि नहीं निकली है, बीमारी है कि नहीं है। इसके लिए एक नॉर्मल रेंज जो है वो डिसाइड की गई है। नॉर्मल रेंज डिसाइड की गई है कि अगर आपने हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया और आपका 12 से 16 के बीच में आया तो आप क्या है, नॉर्मल है। अगर आपने एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया और आपकी जो वैल्यू उसमें आई रिजल्ट में वो 12 से 16 के बीच में आई तो आप क्या है, नॉर्मल है। लेकिन वो 10 आई तो हीमोग्लोबिन कम है, और वो 20 आई तो हीमोग्लोबिन ज्यादा है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो ये बताती है कि आपकी जो कंडीशन, आपकी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, इसलिए उसका नाम रखा गया है नॉर्मल। अगर आप पैथोलॉजी की रिपोर्ट देखोगे तो यहां टेस्टों के नाम लिखे रहते हैं और यहां लिखा रहता है रिजल्ट, और फिर सबसे लास्ट में लिखा रहता है नॉर्मल रेंज। ऐसा 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, एक सबसे पहले टेस्ट का नाम, फिर उसके बाद रिजल्ट की मतलब आपका टेस्ट लगाने पे क्या रिजल्ट आया, और फिर उसके बाद होता है नॉर्मल रेंज। तो मतलब जो रिजल्ट आया, यहां लिखा था हीमोग्लोबिन, इसमें आपका रिजल्ट आया कि आपका हीमोग्लोबिन 10 आया है, फिर यहां लिखी है नॉर्मल रेंज की 12 से 16। तो अब आप इसको देख के ये बता पाओगे, नॉर्मल रेंज को देख के ये बता पाओगे कि ये जो रिजल्ट जो आया है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। समझ आई बात? तो ये नॉर्मल रेंज इसलिए हमें जानना जरूरी होता है। अब नॉर्मल रेंज कई सारे फैक्टरों पे चेंज हो जाती है, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करती है नॉर्मल रेंज। वो क्या होती है उसको सबको समझते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट करो, समझते हैं। देखो नॉर्मल एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इन हेमेटोलॉजी, ये क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। नेक्स्ट करो। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन, नॉर्मल रेंज की डेफिनेशन क्या होती है। तुम उसको ठीक करने गई थी, तुम्हें हो गई। चलो देखो, रेफरेंस वैल्यूज आर द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी obtained from individuals in defined states of health। सबसे पहले बात ये आती है कि ये नॉर्मल रेंज किसने बताई है कि ये नॉर्मल है। सबसे पहले दिमाग में यही आया ना कि सर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज बताई गई है कि 12 से 16 है, तो ये किसने बताया, ये कैसे पता लगा कि ये 12 से 16 है। ये भी तो बात हो गई कि कैसे पता चल गया कि ये 12 से 16, ये कौन था बताने वाला कि 12 से 16 रखो। तो इसके लिए क्या किया गया, एक सर्वे किया गया, और सर्वे में हेल्दी पर्सन्स को लिया गया जिनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई भी बीमारी नहीं थी, वो भी एकदम स्वस्थ थे। ऐसे 20-50 लोगों को पकड़ा, उनका हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया और देखा कि उनके जो रिजल्ट आए वो 12 से 16 के बीच में आए। तो इसको क्या किया, नॉर्मल रेंज। बंद कर लो बेटा। इसको क्या हमने डिसाइड किया कि ये क्या हो गई, नॉर्मल रेंज हो गई। समझ आ गई? अब नॉर्मल रेंज कैसे डिसाइड हुई, मतलब हेल्दी पर्सन्स को लिया, अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह के हेल्दी पर्सन्स को लिया, उसके बाद क्या किया, उनका टेस्ट किया और जो रिजल्ट आया तो उसको क्या डिसाइड किया कि ये नॉर्मल रेंज है। कभी कभी नॉर्मल रेंज थोड़ी बहुत अलग अलग केसेस में चेंज होती है, पैथोलॉजी अलग अलग, पैथोलॉजीज में अलग अलग थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसके बाद द ऑब्जर्व वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग दिस क्वांटिटी ऑन मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स अंडर स्टडी इन कंपेयर विथ रेफरेंस फॉर इंटरप्रिटेटिव पर्पस। अब इसको नॉर्मल रेंज का पर्पस क्या होता है, नॉर्मल रेंज सबसे पहले तो हमने डिसाइड कर ली। नॉर्मल रेंज का मेन पर्पस होता है कि आप स्वस्थ है कि नहीं है। मान लो हीमोग्लोबिन आपका कितना था, 12 से 16, ये नॉर्मल था, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन कैसा आया, 10। अब 10 आया तो इससे हमने क्या तुरंत ज्ञात कर लिया कि आपके शरीर में ब्लड की कमी है। नहीं तो नॉर्मल रेंज कैसी होती, नॉर्मल रेंज 12 से 16 है। अगर आपके शरीर में
खून पर्याप्त मात्रा में होता तो आपका 12 से 16 के बीच में आता, तो फिर आप स्वस्थ कहलाते। लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो उसके लिए आपका जो शरीर में ब्लड है वो कैसा हो गया है, कम। तो इसका मेन पर्पस नॉर्मल रेंज का यही होता है कि हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकें कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं किसके माध्यम से, नॉर्मल रेंज के माध्यम से। नॉर्मल रेंज से हम ये देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट आया है वो सही है कि गलत नहीं होगा, मतलब कि एबनॉर्मल आया है, कि आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं, कि आपके शरीर में किसी चीज की कमी है। ये नॉर्मल रेंज के माध्यम से पता चलेगा। रिजल्ट तो कोई भी बता देगा कि रिजल्ट ये आया है, लेकिन वो रिजल्ट आपका स्वस्थ की कैटेगरी में आ रहा है या फिर आप डिजीज की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो नॉर्मल रेंज बताएगी। समझ आ गई बात? इतनी चीज समझ आ गई कि नॉर्मल रेंज होती क्या है और नॉर्मल रेंज का पर्पस क्या है। ये चीज तो समझ आ गई ना? कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट करो बेटा। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो भी देख लो। नॉर्मल रेंज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अ रेफरेंस रेंज इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ मोस्ट लेबोरेटरी टेस्ट। किसी लेबोरेटरी टेस्ट, किसी पैथोलॉजी में कोई टेस्ट हुआ है, वो सही है, वो व्यक्ति की नॉर्मल रेंज के अंतर्गत आ रहा है, अंदर ही आ रहा है, या तो वो ऊपर नहीं जा रहा है या नीचे नहीं आ रहा, उसके लिए नॉर्मल रेंज जरूरी होती है। जैसे अभी मैंने प्रीवियस लाइन में समझाया था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल रेंज की इस दुनिया में जरूरत क्या है, या पैथोलॉजी की जो ये रिपोर्ट है इसमें नॉर्मल रेंज की क्या जरूरत है, नॉर्मल रेंज क्यों लिखी हुई है, तो वो इसलिए ताकि हम ये जान सकें कि मेरा जो टेस्ट हुआ है वो हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रेंज। इसके बाद इट में नॉट बी पॉसिबल टू प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट रेफरेंस रेंज इन ऑल केसेस। कभी कभी, अब ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल रेंज बता दी तो अभी एकदम भगवान ही हो गई चीज। कभी कभी नॉर्मल रेंज थोड़ी बहुत कुछ केसेस में चेंज भी हो सकती है। वो किन किन केसों में होगी वो भी मैं बताऊंगा अभी। अलग अलग पैथोलॉजीज में अलग अलग नॉर्मल रेंज शायद हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज आपको 12 से 16 बता रहा हूं, कोई दूसरी पैथोलॉजी आपको 25 से 35 बताए, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं 12 से 16 बता रहा हूं तो कोई 12.5 से 16.5 बताए, कोई 14 से 18 बताए, कोई 13 से 17 बताए। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, पॉइंट का या एकाध का अंतर होता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं होता है। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने डिफाइन उसको किया हुआ है। इसके बाद प्रोवाइड, अब ये नॉर्मल रेंज करती क्या है, प्रोवाइड क्लूज टू हेल्प आइडेंटिफाई कंडीशन ऑफ डिजीज। अब ये क्या काम कर रही है नॉर्मल रेंज, ये हमें क्लू देती है, ये हमें डायरेक्शन देती है कि कौन सी बीमारी है, बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमें कुछ क्लूज देती है, जानकारी देती है कि इसके माध्यम से आप पता कर लें कि आपको बीमारी है कि नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया नॉर्मल रेंज का। समझ आई बात? अब हम देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेफरेंस रेंज। जो नॉर्मल रेंज होती है उसको ऐसे कौन कौन सी चीजें जो अफेक्ट करती हैं, किस किस कंडीशन में नॉर्मल रेंज बदल सकती है, इधर उधर हो सकती है। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें नॉर्मल रेंज चेंज हो सकती है, बदल सकती है। तो उसमें एक कंडीशन आती है इफेक्ट ऑफ एज एंड सेक्स। नॉर्मल रेंज कब बदल सकती है, जब किसी व्यक्ति की एज ऊपर नीचे हो, मतलब 18 से 25 साल वाले की नॉर्मल रेंज अलग होगी, 25 से 35 वाले की नॉर्मल रेंज अलग होगी, 35 से 50 वाले की अलग होगी, 70 से 80 वाले की अलग होगी, और पैदा होने से 5 साल तक की नॉर्मल रेंज अलग होगी। इसके अलावा सेक्स भी डिपेंड करता है कि मेल है कि फीमेल है, इस पे भी डिपेंड है। मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी। ये नॉर्मल रेंज चेंज कर सकती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो नॉर्मल रेंज को, रेफरेंस वैल्यू को इफेक्ट करता है, वो है सबसे बड़ा, वो है कि एज यानी उम्र, और सेक्स यानी आपका मेल फीमेल कौन सा जेंडर है, वो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। इसके बाद हाइट और वेट, पेशेंट की हाइट और वेट पे भी डिपेंड करता है कि उसकी नॉर्मल रेंज क्या होगी। जैसे कोई बहुत ज्यादा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, अच्छा है, तो फिर वो क्या होगा, उसकी नॉर्मल रेंज चेंज हो सकती है। कोई बहुत ज्यादा दुबला पतला सा है, एकदम पिद्दा सा, कोई बहुत दुबला पतला इंसान है,
तो ये बोलो कि उसके अंदर इतना हाई मात्रा में वो हो, जैसे ये बच्ची बैठी है, एक वो बैठी है, दुबली पतली है, अब ये बोलो कि इनके अंदर 16 वो हो हीमोग्लोबिन, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। और मुझे देख के बोलो कि मेरे अंदर 6 हो हीमोग्लोबिन, तो हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये किस पे? शरीर पे भी डिपेंड करता है। ये भी फैक्टर क्या कर सकते हैं? इफेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये बोलो कि ये बीमार है, तो नहीं है भाई, उसका शरीर ही ऐसा है, वो दुबली पतली है ना। तो ये भी डिपेंड करता है नॉर्मल रेंज पे कि हाइट, हेल्थ, शरीर कैसा है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और ब्लड प्रेशर। किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है या कोई बहुत ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग या धूम्रपान करता है, तो उस कंडीशन में भी नॉर्मल रेंज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, इफेक्ट करेगी नॉर्मल। इसके बाद मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन। नॉर्मल रेंज ब्लड कलेक्शन के मेथड पे भी डिपेंड करती है, किस कंडीशन में ब्लड कलेक्ट किया गया है, वो पेशेंट कितना गंभीर था या पेशेंट कितना स्वस्थ था। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा स्वस्थ था तो उसकी नॉर्मल रेंज एज इट इज जो है वही चलेगी, लेकिन यदि पेशेंट बहुत ज्यादा गंभीर था तो फिर उसकी नॉर्मल रेंज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन की टेक्निक में भी, सेंट्रीफ्यूजेशन समझते हो? किसी एक चीज को एक पर्टिकुलर फोर्स पे घुमाया जाता है। एक सेंट्रीफ्यूज आपकी एक पूरा टॉपिक भी, एक मशीन भी होती है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? नॉर्मल रेंज थोड़ी बहुत इफेक्ट कर सकती है। सेंट्रीफ्यूजेशन और सेपरेशन दोनों ही एक तरीके की सिचुएशन होती है जिसमें नॉर्मल रेंज इफेक्ट कर सकती है। इसके बाद स्टोरेज। बहुत समय तक किसी सैंपल को स्टोर करके रखा गया हो, लंबे समय तक रखा हुआ है, तो हो सकता है कि उसमें जो रिजल्ट था वो चेंज हो सकता है, रिजल्ट बदल सकता है, तो उसमें नॉर्मल रेंज भी इफेक्ट कर जाएगी। इसके बाद चेंज इन पोस्चर। किसी पेशेंट का किस पोस्चर में आपने सैंपल कलेक्ट किया है, लेटे में, खड़े में, बैठे में, कैसे किस तरीके से किया है, वो भी इफेक्ट करता है। ये बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा माइनर इफेक्ट है, बहुत बारीक इफेक्ट है, बहुत बारीक अंतर पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सिर्फ एज और सेक्स का, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद डाइट। डाइट का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे कोई पेशेंट आया, उसको शुगर का टेस्ट करवाना था, खाली पेट वाला, लेकिन वो खा पी के आया था, तो रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा? गड़बड़ आएगा ना, क्योंकि उसको तो आना था खाली पेट और वो कैसा आ गया? भरे पेट, चाय वाय बढ़िया, रसगुल्ले रसगुल्ले पेल पाल के आया था, खूब रसगुल्ले लपक के खाए, तो उसकी शुगर जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट करेगा। डाइट के अलावा माइल्ड एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज करके आया हल्की फुल्की, एक्सरसाइज करी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया या हार्ट बीट बढ़ जाती है या सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो वो भी क्या करेगी? इफेक्ट करेगी नॉर्मल रेंज पे। प्रेगनेंसी। कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी भी नॉर्मल रेंज चेंज हो जाएगी। प्रेगनेंसी की कंडीशन में पूरे शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा? नॉर्मल रेंज इधर उधर होने की पूरी संभावना है। सबसे पहले नॉर्मल रेंज होती क्या है, नॉर्मल रेंज क्यों हम आइडेंटिफाई करते हैं, किन किन केसेस में करते हैं, इसके बाद नॉर्मल रेंज को ऐसी क्या क्या चीजें जो इफेक्ट करती हैं, इन सब के बारे में हमने समझ लिया। कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक पूछना, मैं 2 बार 3 बार समझा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो नॉर्मल रेंज क्या होती है ये भी देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से इन्वेस्टिगेट, सीबीसी की पूरी रिपोर्ट है, सीबीसी की नॉर्मल रेंज इस तरीके से आती है। जैसे आप सीबीसी में सबसे पहले देखो, कोई कुछ बोल रहा था, सीबीसी में अगर आप सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहले आता है हीमोग्लोबिन। एक एक चीजें अभी आप जब आओगे, अब जब डेली पढ़ोगे तो फिर एक एक चीज समझाएंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे हीमोग्लोबिन को आइडेंटिफाई करते हैं, आरबीसी क्या होती है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, कोशिका क्या होती है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक एक चीज को भी समझना है। अभी तो जो थोड़ी बहुत उथली उथली चीजें हैं वो समझ लो। अब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज मेल में देखो अलग होगी। मेल में कितनी होगी? 13 से 18 ग्राम पर डीएल, और फीमेल में कितनी होगी, विमेन में कितनी होगी? 12 से 16 ग्राम पर डीएल। और बच्चे में कितनी होगी? चाइल्ड में 11.5 टू 14
5 होगी, और इन्फेंट्स में 13.5 टू 19.5 होगी। तो ये हीमोग्लोबिन की रेंज चेंज हो जाती है। इसके बाद रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, मेल में कितनी होगी वो 4.5 टू 6.0 मिलियन पर क्यूएमएम। एक प्रॉपर क्वांटिटी ली, उस क्वांटिटी में देखा कि कितनी आरबीसीज हैं, तो मेल में कितनी होगी 4.5 टू 6.0 मिलियन पर क्यूएमएम। ये क्यूएमएम इसकी इकाई है, ठीक है। और फीमेल में कितनी होगी 4 टू 4.5 मिलियन पर क्यूएमएम। ऐसा माना जाता है कि मेल की बॉडी में फीमेल की बॉडी से आधा लीटर ब्लड ज्यादा होता है, इसलिए जो मेल की अपेक्षा फीमेल जो होती हैं वो कैसी होती है, थोड़ी सी कमजोर होती है। कोई देखिए कि महिला हट्टी कट्टी है मेल से, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम केसेस में होता है। इसके बाद WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो कैसे, वो कितनी है उसकी नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 पर क्यूएमएम। इसके बाद आती है DLC, ये WBC का ही पार्ट होता है। DLC का फुल फॉर्म होता है डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, DLC। अब DLC में ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये अलग अलग काम करती है। अब चूंकि WBC का काम क्या होता है, WBC बॉडी में डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती है। कोई भी बाहर से ऐसा कोई इंसेक्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में एंटर ना कर जाए जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, तो उससे सुरक्षा करने का काम WBC करती है। अब चूंकि ऐसा कोई भी काम चल रहा है कि जिसमें हो क्या रहा है कि शरीर में कोई अंदर आ रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव शरीर में घुसा, अब उसको मारा, तो मारने का काम अलग, पहचानने का काम किसी और का, मारने का काम किसी और का, मर गया है तो उसको खा के खत्म करने का काम किसी और का। तो उन सबको ये डिवाइड किया गया, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो 4000 से 11000 जो है ना, ये 4000 से 11000 WBC वो बटी हुई है, ये 5 भागों में ये बटी हुई है। तो उसमें से ये, जैसे सबसे पहले बात आई न्यूट्रोफिल्स की, तो ये 50 से 70% क्या होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती है, लगभग 3000 से 6000। उसके बाद फिर आई यूसिनोफिल्स की, तो यूसिनोफिल 2 से 4% होती है, 150 से 450। फिर आई बेसोफिल्स की बात, तो ये 0 से लगभग 0.1% होती है, मतलब 0 से 100 के बीच में होती है। फिर आई मोनोसाइट्स की बात, तो ये 2 से 6% होती है, 200 से 600 के आसपास। फिर लिम्फोसाइट की आई, तो ये 20 से 40% होती है, जो कि 1500 से 3000 के बीच में हो सकती है। 300 लिख दिया, 3000 थी, चलो कोई नहीं। फिर बात आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का काम होता है कहीं भी क्लॉटिंग, कहीं भी ब्लड फ्लो हो रहा है, कहीं भी चोट लग गई है जहां से ब्लड बाहर आ रहा था सर, तो वहां पे क्या आप लोगों ने देखा हो, कहीं भी चोट लग जाती है 2-1 मिनट बाद अपने आप ब्लड रुक जाता है। वो काम कौन कर रहा है, वो प्लेटलेट्स कर रही हैं। वो काम प्लेटलेट्स का काम है कि कहीं भी चोट लग गई, वहां से शरीर से ब्लड बाहर आ रहा था, अगर ब्लड बाहर निकलता रहेगा तो व्यक्ति उधर ही मर जाएगा, शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, तुरंत उधर ही खत्म हो जाएगा पेशेंट। तो ज्यादा शरीर से रक्त ना निकल जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है, वहां पे एक ऐसा आवरण तैयार कर देती हैं कि वहां से ब्लड निकल ना पाए। आपने देखा होगा लाल लाल पपड़ी जम जाती है, जिसको आप चोट लगने के बाद खुजाते हो और फिर उखाड़ देते हो, करते हो ना ऐसे ही। पपड़ी जम गई, 3-4 दिन बाद वहां खुजली हुई, अब खुजली होती तो उंगली करते ही हो, फिर उसको उखाड़ दिया, वो फिर उधर पपड़ी जमी, क्योंकि भाई प्लेटलेट तो अपना काम करेगी, वो थोड़ी गुस्सा हो रही है, तुम कितनी बार करते रहो। प्लेटलेट्स के बाद एब्सोल्यूट यूसिनोफिल्स, जो 40 से 450 के आसपास क्यूएमएम में, ये एब्सोल्यूट यूसिनोफिल। रेटिकुलोसाइट्स होती है, सब ब्लड के पार्ट्स हैं, वो 2 से 2%, 0.2 to 2% होते हैं। इसके बाद PCB, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये मेल में होती है 42 से 52%, 42 to 52%, और फीमेल में होती है 36 to 48%। ये पूरा ब्लड है, ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं उन सभी की नॉर्मल। फिर उसके बाद देखते हैं ESR। ESR का फुल फॉर्म क्या होता है, 23 वाले, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, बैठ जा, गुड। ये ESR 2 तरीके से लगाया जाता है, 2 टेक्निक होती हैं, एक होता है विंट्रोप्स मेथड और एक होता है बेस्टजन मेथड। अब इन दोनों तरीकों में नॉर्मल रेंज होती है, एक ट्यूब होता है, प्रैक्टिकल करेंगे जब आप लोगों को सब बताएंगे।
एक ट्यूब होता है, ट्यूब में क्या कर देते हैं, ब्लड एक पर्टिकुलर जगह तक, एक फिक्स जगह तक भर देते हैं, फिर उसके बाद उसको 1 घंटे के लिए रखा जाता है। वो 1 घंटे में जो रिजल्ट आता है वो हमारा ESR कहलाता है। जैसे अगर इस विंट्रोप ट्यूब मेथड से करना है तो मेन में 0 to 9 mm आफ्टर 1 आवर्स, ये नॉर्मल रेंज होगी। 1 घंटे बाद देखा और उसमें जितना ब्लड नीचे उतरा उनको काउंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और विमेन में होती है 0 to 20 mm 1 आवर्स के बाद, 1 घंटे के बाद। अगर वही वेस्टर्न मेथड से लगाया तो मेल में 0 से 15 mm 1 घंटे के बाद, और फीमेल में 0 से 20 mm 1 घंटे के बाद। ठीक है, नेक्स्ट करो बेटा। एमसीबी, अब ये एमसीबी की क्वांटिटी लिखी हुई है 80 से 100 FL, MCH 28 से 32 PG, MCHC, ये सब ब्लड के टाइप हैं, ब्लड के ये उनकी नॉर्मल रेंज है। ये 30 से 35 ग्राम %। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, कहीं पे शरीर में चोट लगी वहां से ब्लीडिंग कितने टाइम तक हो रही है, वो ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। जिसको अब टाइम है चूंकि, तो वो हम काय में देखेंगे, सेकंड में देखेंगे, मिनट में देखेंगे या घंटे में देखेंगे। तो ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो नॉर्मल होता है 2 से 5 मिनट, यानी कहीं से अगर शरीर में कहीं से ब्लड निकल रहा है तो वो 2 से 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको PT बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो 11 से 16 सेकंड होता है। इसके बाद आता है APTT 30 से 40 सेकंड होता है। ये सब ब्लड के पार्ट है। उसके बाद आता है क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग हो रही थी और कितने समय बाद वो क्लॉटिंग हो गई है, कितने समय के अंदर वहां पे ब्लड जम गया है और ब्लड की ब्लीडिंग रुक गई। क्लॉटिंग कितने समय में हो रहा है, तो फिर वो 5 से 11 मिनट के अंदर क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी। समझ आई बात। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, नॉर्मल रेंज। ये हमारी पूरी हेमेटोलॉजी की नॉर्मल रेंजेस थी। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी हेमेटोलॉजी चलती है पूरी। समझ आई बात। कोई डाउट है आप लोगों को, कुछ पूछना करना हो?